सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत जापान के द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर राहुल मिश्रा और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन और जापान दो देशों की यात्रा के पहले चरण में आज जापान टोक्यो पहुंचे और 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री का ये खास जापान दौरा है और इसके बाद वे चीन में 25वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए जाएंगे। लेकिन आज हम कार्यक्रम में खासतौर पर भारत और जापान के जो द्विपक्षीय संबंध हैं और खासतौर पर प्रधानमंत्री की जो जापान यात्रा है उसके महत्व पर कार्यक्रम में चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हैं प्रोफेसर राहुल मिश्रा। आप सेंटर फॉर इंडो पैसिफिक स्टडीज जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से हमारे बीच आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो सबसे पहले प्रोफेसर राहुल, मैं चर्चा की शुरुआत आज प्रधानमंत्री के उस वक्तव्य से करना चाहूंगा जो उन्होंने जॉइंट इकोनॉमिक फोरम में दी थी कि भारत का टैलेंट और जापान की तकनीक मिलकर एक बहुत समृद्ध भविष्य तय कर सकते हैं। तो पहले इस वक्तव्य को सुनते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। जापान टेक पावर हाउस है और भारत एक टैलेंट पावर हाउस है। भारत ने एआई, सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक और स्पेस में बोल्ड और एम्बिशियस इनिशिएटिव लिए हैं। जापान की टेक्नोलॉजी और भारत का टैलेंट मिलकर इस सदी के टेक रिवॉल्यूशन का नेतृत्व कर सकते हैं। प्रोफेसर मिश्रा, इस वक्तव्य को कैसे देखेंगे आप, और साथ ही जिस तरह से भारत और जापान का एक रिश्ता आर्थिक तौर पर सुदृढ़ रहा है, जिसमें जापान एक बहुत बड़े निवेशक के तौर पर, खासतौर पर प्रौद्योगिकी के निवेशक के तौर पर भारत के साथ रहा है, और साथ ही जो स्ट्रेटेजिक और नवाचार से जुड़ी हुई चीजें हैं वो आपस में भारत और जापान साझा करते हैं। तो खासतौर पर प्रधानमंत्री की जो ये वर्तमान यात्रा है वो इसमें और ज्यादा कैसे बढ़ोतरी करेगी? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का जो वक्तव्य है, जापान एक टेक्नोलॉजिकल पावर है, टेक पावर है, और भारत एक टैलेंट पावर है, इन दोनों को साथ आना चाहिए। ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी की भारत और जापान को लेकर के जो आकांक्षा है, जो उनका विजन है इस द्विपक्षीय संबंधों को लेकर के, और ये इसको दर्शाता है। और दूसरी चीज है, आने वाले वर्षों में भारत और जापान के संबंधों की क्या दिशा होगी, मोटे तौर पर ये भी हमें दिखाता है। अगर हम इस वक्तव्य को अमेरिका और चीन के बीच में जो रस्साकसी चल रही है और ट्रंप की भारत को लेकर के जो नीतियां रही हैं हाल के दिनों में, उनके संदर्भ में देखें तो ये एक बहुत अच्छा एक स्टेटमेंट है जो बताता है कि भारतीय विदेश नीति में जापान की कितनी इम्पोर्टेंट एक रोल है, और भारत और जापान मिलकर के कैसे दोनों ही देश, क्योंकि विश्व की 5 आर्थिक महाशक्तियों में आते हैं, तो दोनों ही देश मिलकर के कैसे अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत कर सकते हैं और एक नया इकोनॉमिक आर्किटेक्चर तैयार कर सकते हैं जिससे बाकी के देश भी बहुत फायदा उठा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि भारत और जापान का जो आर्थिक सहयोग है और टेक्नोलॉजिकल जो उनके बीच में सहमतियां हैं, वो दोनों ही देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और भारत के लिए खासतौर पर इसका बहुत महत्व। अभी थोड़ी ही देर पहले विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रधानमंत्री की जापान यात्रा के संबंध में प्रेस को संबोधित किया। आइए सुनते हैं। Prime Minister arrived in Tokyo early this morning and received a very warm and festive welcome by the government and people of Japan, as well as the representatives of the Indian community here in Tokyo. The first engagement was in the afternoon, which was the India-Japan Economic Forum, which was attended jointly by Prime Minister Modi and Prime Minister Ishiba. Both of them addressed the captains of Indian and Japanese industry. This was followed by few meetings between the Prime Minister and senior and leading political personalities of Japan. Former Prime Ministers Suga and Kishida called on the Prime Minister and discussed issues of mutual interest relating to the bilateral relationship and regional and global developments. This evening, the Prime Minister was received by Prime Minister Ishiba at Kantei, and the two leaders spent nearly 2.5 hours together, during which they held delegation-level talks and witnessed the exchange of agreements and understandings between the two sides, addressed the press, and Prime Minister Ishiba then hosted a dinner for Prime Minister Modi.
विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भी जब प्रधानमंत्री की जापान यात्रा के एजेंडे को सामने रखा था तो उनमें बताया था कि जो खासतौर पर विशेष इनिशिएटिव और पहल हो सकती हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष सहयोग और जो हरित ऊर्जा यानी ग्रीन एनर्जी स्किल, इस तरह की पहल को लेकर खास फोकस हो सकता है यात्रा का। तो आने वाले समय में इन चीजों पर और ज्यादा अगर साझेदारी भारत और जापान की बढ़ती है तो कैसे भारत को खासतौर पर और दोनों देशों की तकनीकी साझेदारी को इससे और ज्यादा विस्तार मिलेगा? देखिए, भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो नवाचार की नई तकनीक जो सामने आ रही हैं, जिसपे दुनिया के कई देश भारत से आगे भी हैं। सेमीकंडक्टर का जहां तक सवाल है, प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी 15 अगस्त की अपने भाषण में भी इस बात को कहा कि कैसे हम सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में हमें पहल तो बहुत पहले की थी, लेकिन हम बाकी कई देशों से 3 दशकों से ज्यादा पीछे छूट चुके हैं। तो सेमीकंडक्टर अभी भारत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है जिसमें जापान के साथ काम किया जा सकता है। और दूसरे जो इमर्जिंग सेक्टर्स हैं, चाहे वो रेयर और क्रिटिकल मिनरल्स का हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हो, रोबोटिक्स का हो, इन तमाम सेक्टर्स में जापान और भारत मिलकर के काम कर सकते हैं। और भारत की जो सेमीकंडक्टर स्ट्रेटजी है वो भी बहुत अच्छी तरह से इस इनिशिएटिव से अलाइन होती है, जिसमें जापान एक बड़े इन्वेस्टर के तौर पे काम कर सकता है। हम दूसरे देशों से मिनरल्स इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं जो सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन जापान से हम तकनीक ले सकते हैं और दोनों देश मिलकर काम कर सकते हैं इस क्षेत्र में। 2000 से लेकर अब तक भारत में जो जापान की कंपनियां हैं उनका एक बहुत बड़ा निवेश रहा है। लगभग 43 अरब डॉलर का ये निवेश रहा है। और अगर हम इसमें क्षेत्रों की बात करें, जिन मुख्य क्षेत्रों में ये निवेश रहा है, ऑटोमोबाइल सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स का सेक्टर और इसी तरह से दूर संचार और केमिकल्स और इंश्योरेंस, इस तरह के क्षेत्रों में एक बहुत बड़ा निवेश जापानी कंपनियों ने रखा है। और भारत भी प्रयास कर रहा है कि जापान में भारत की कंपनियों या स्टार्टअप्स का भी निवेश धीरे धीरे बढ़े। तो जो व्यापार और आर्थिक पक्ष है जिसमें जापान का जो एक बड़ा निवेश रहा है, उससे कैसे भारत को एक बड़े निवेश के तौर पर जापान ने देखा है और भारत भी कैसे अपने निर्यात को और अपने निवेश को जापान में बढ़ाने का प्रयास करेगा और इस मामले में आगे बात बढ़ेगी। देखिए, भारत और जापान के बीच में तकनीकी आर्थिक जो सहयोग है उसमें कई पहलू हैं। पहला तो ये है कि भारत के लिए जो ओडीए है, ओवरसीज डेवलपमेंट असिस्टेंस है, वो जापान उसका सबसे बड़ा स्रोत रहा है। और कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें जापान के डेवलपमेंट असिस्टेंस और जापान के निवेश ने भारत के कई सेक्टर्स को, इंश्योरेंस का आपने जैसे जिक्र किया, ऑटोमोबाइल्स का किया, मारुति सुजुकी का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। तो तमाम सेक्टर्स में जापान का जो निवेश रहा है वो भारत के लिए बहुत अच्छा रहा है। और जापान की आज 1400 कंपनियां भारत में काम कर रही हैं और बहुत अच्छे उनके रिजल्ट्स और उनके प्रॉफिट्स हैं। लेकिन जब इसके तुलना में हम भारतीय कंपनियों को देखते हैं तो मात्र 100 कंपनियां हैं जापान में। तो कहीं ना कहीं भारत को जो इसका योगदान है इस रिलेशनशिप में, उसको बढ़ाना होगा। नए सेक्टर्स की तलाश करनी होगी। स्टार्टअप्स बहुत अच्छा एक सेक्टर हो सकता है, लेकिन कृषि उत्पादन में भी हमें जापान के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करना होगा। हमें अपना निर्यात भी बढ़ाना चाहिए और अपने निवेश को भी जापान में बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जापान दुनिया के सबसे अत्याधुनिक तकनीक वाले देशों में है। और उसके साथ अगर हम ज्यादा अच्छी तरह से अलाइन होकर के काम करेंगे तो मुझे लगता है कि इसका फायदा भारत को ज्यादा होगा। आज हम देख रहे हैं कि जो चाहे वो मेट्रो लाइंस हो या मुंबई अहमदाबाद की ट्रेन हो, या अभी बात चल रही है कि अहमदाबाद को रेलवेज, एयर ट्रैफिक और रोड, हर तरफ से जापानीज इन्वेस्टमेंट उसमें बढ़ेगा। तो ये निवेश बढ़ेगा तो इन सेक्टर्स में तो अंतर्राष्ट्रीय मानकों में भारत पहुंच जाएगा, लेकिन बाकी सेक्टर्स का क्या? तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटजी को सिस्टमेटाइज करने की जरूरत है और एक होलसम अप्रोच रखनी है कि जिसमें हम तमाम सेक्टर्स को साथ लेकर के एक साथ आगे बढ़ें और जापान की तकनीक का हम जो है दोस्ताना ढंग से उसका फायदा उठा सके और दोनों देश आगे प्रगति कर सकें। जब हम भारत और जापान के द्विपक्षीय संबंधों की बात कर रहे हैं तो यहाँ हम भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच जो एक क्वाड का मंच है उसकी भी चर्चा जरूर करना चाहेंगे। क्या भारत और जापान मिलकर क्वाड के इस मंच को और ज्यादा मजबूत और संतुलित रखने में आगे सफल रहेंगे? देखिए, इस पे दो राय नहीं है कि भारत और अमेरिका के बीच के जो संबंध है उसमें थोड़ी सी कड़वाहट आ गई है और इसमें बड़ा योगदान ट्रंप प्रशासन का है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि क्वाड जैसी मिनी लैटरल
जिनको हम कहते हैं मिनी लैटरल इनिशिएटिव्स हैं, उस पर ये देश उसका फर्क पड़ने देंगे। खासतौर पे जो दो देश हैं जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों ने हाल के दिनों में ऑस्ट्रेलियन विदेश मंत्री पेनी वोंग ने भी ये बात कही और जापान से भी यही बात निकल के आ रही है कि भारत पे जो टैरिफ लगाए गए हैं वो न्यायपरक नहीं है, वो एक तरफा है और एक तरफा डिप्लोमेटिक तरीके से हैं और उनका कोई बहुत अच्छा स्पष्टीकरण भी अमेरिकी प्रशासन नहीं दे सका है। तो जहां तक क्वाड का सवाल है, क्योंकि ये 4 देशों का समूह है जिसमें तमाम सामरिक, रणनीतिक, रक्षा संबंधी, नवाचार संबंधी तमाम क्षेत्रों में ये चारों देश मिलकर काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये कोशिश होगी, जब खासतौर से जापान की तरफ से और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, भारत का भी इसमें पूरा सहयोग होगा कि ट्रंप और भारत के बीच में जो भी मनमुटाव हो रहा है उसका क्वाड पर असर ना पड़े। और इस साल इत्तेफाक से भारत में ही क्वाड की शिखर बैठक होगी, तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि ट्रंप उसको कैसे लेते हैं और ट्रंप क्वाड की शिखर बैठक में आते हैं नहीं, इसको लेकर के उनके क्या वक्तव्य होते हैं। लेकिन कोशिश मेरे ख्याल से इन तमाम देशों को, चारों देशों को करनी चाहिए और 3 देश तो खासतौर से, क्योंकि वो SCRI सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव के भी सदस्य हैं, तो कोशिश उनकी यही होगी कि पहला क्वाड को ट्रंप प्रूफ बनाया जाए और दूसरा कि अगर ऐसी स्थिति आती है जिसमें क्वाड में भी ट्रंप के बयान लोगों को अच्छे नहीं लगते हैं, तो एक नया रास्ता तलाशा जाए और वो नया रास्ता है भी, प्लान बी के तौर पे हम SCRI को भी देख सकते हैं जो क्वाड से ही निकल के आता है, 3 देशों जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के सहयोग से बना हुआ। आखिर में हम एक छोटा सा आपसे एक तरह से मैं कहूं कि ओवरव्यू चाहेंगे। 2000 में जब योशिरो मोरी जब प्रधानमंत्री थे जापान के और भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, उस समय उनकी भारत यात्रा थी और तब से एक ग्लोबल पार्टनरशिप तय हुई थी दोनों के बीच में। और उसके बाद से हमने देखा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन शुरू हुए, फिर रक्षा सहयोग बढ़ा और 2014 में जब गणतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री शिंजो आबे भारत आए तो उसके बाद संबंधों को और ज्यादा मजबूती मिलने लगी। तो 2000 से लेकर अब तक एक जो संबंधों की यात्रा रही है, उससे दोनों देशों की जो आपसी साझेदारी है वो कितनी मजबूत रही है और आगे जबकि विश्व में कई परिस्थितियां हैं, कई आर्थिक मोर्चे हैं, ऐसे में भारत और जापान कैसे एक बहुत बड़ा एक रोल तय कर सकते हैं पूरी विश्व की आर्थिक व्यवस्था को और पूरी विश्व की दूसरी अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों को तय करने में। भारत और जापान के संबंधों में एक बड़ा दिलचस्प पहलू ये है कि जब 1992 में भारत ने लुक ईस्ट नीति को लॉन्च किया, तो जापान एक ऐसा देश था जिसने सबसे आखिर में इसका समर्थन किया और भारत की लुक ईस्ट नीति में सहयोगी देश बना। और जिसका सबसे अच्छा मुझे लगता है प्रमाण यही है कि सन 2000 से भारत और जापान के संबंधों में एक गर्माहट आई और दोनों ही देशों की तरफ से तमाम सेक्टर्स में सहयोग को बढ़ाया गया। लेकिन इस पहलू के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि सबसे आखिर में भारत लुक ईस्ट को या एक्ट ईस्ट नीति को समझने और उसमें साथ आने वाला देश आज लुक ईस्ट या एक्ट ईस्ट में सबसे ऊपर खड़ा है। तो ये हमें दिखाता है कि इन दोनों देशों के संबंधों में कितने ज्यादा परिवर्तन आए और कितने सारे इन्होंने माइलस्टोन्स तय किए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आबे शिंजो और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में जो आपसी जो उनके दोस्ताना संबंध थे, जो पर्सनल डायनेमिक्स थे, उसने बहुत बड़ा योगदान दिया। और भारत के आर्थिक सुधार, एक रक्षा और सामरिक मुद्दों को लेकर के एक नई पहल और एक्ट ईस्ट में जो बहुत मुखर होकर के दक्षिण पूर्व एशिया में और पूर्व एशिया के देशों के साथ संबंधों को बनाने में जो भारत ने नया रुझान और नई भूमिका तलाशी है, उसको भी जापान ने समझा। तो पिछले 25 सालों में ये हमने देखा है कि जापान को भी ये महसूस हुआ कि भारत एक ऐसा देश है जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बनाने में, इंडो पैसिफिक कहें या दक्षिण पूर्व एशिया, हर जगह भारत अपनी भूमिका को तलाश रहा है और एक अच्छे रिस्पॉन्सिबल स्टेक होल्डर के तौर पे काम करना चाहता है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर मिश्रा, आप कार्यक्रम में शामिल हुए और इस विषय पर आपने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण दिया। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे भारत जापान के द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर राहुल मिश्रा और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
सुर्खियों में।